मित्रों, एक ऐसा घटना जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गरीब मां की 4 बेटियां शादी के पहले गर्भवती कैसे हो गईं? इस बच्चे के बाप कौन हैं? यह घटना सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया कैसे? एक ही घर के 4 जवान बेटियां गर्भवती कैसे हो गईं? यह दिल दहला देने वाला घटना जरूर सुने दर्शकों। वीडियो को एक लाइक और हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, एक बूढ़ी औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटी थी। उसका बेटा कोई नहीं था और 7 ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की 7 बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी मां की बड़ी 4 बेटियां गर्भवती हो गईं। और हैरानी की बात तो यह थी कि इन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, कहानी कुछ यूं है कि एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा अपने दरबार में बैठा सभी प्रजा की समस्याओं को सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी और रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राजा बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि माता जी, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो चुप हो गई। राजा गुस्से से बोला कि मां जी, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप अपनी परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत राजा से रोककर कहने लगी कि महाराज, मेरा जो समस्या है मैं वह सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी क्योंकि मैं औरत हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी सबके साथ हमने आपको बताती हूं तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों के साथ कोई गलत ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर में घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूं। वह राजा काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहां इतने बड़े बड़े समस्या लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या समस्या है? यह औरत सबके सामने ने क्यों नहीं बताना चाहती? राजा बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर बोली कि नहीं महाराज, नहीं, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। तो राजा उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बात मुझे अपनी बता सके। मित्रों, अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को राजा के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो राजा उसी से कहता है कि मां जी, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी औरत राजा के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। राजा कहता है कि मां जी, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया कि मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी राज्य में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम न रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। मित्रों, वह बूढ़ी औरत रोक कर कहने लगी, राजा, मैं एक विधवा औरत हूं। मेरे पति गुजरे कई वर्ष हो चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं अमीर लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती हो, उनके कपड़े धोती हो और उनके घरों में काम करती हो। और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी में से मैं अपना घर चलाती हूं और उसी से अपना घर चलाकर ईश्वर का धन्यवाद करती हूं। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं किया कि मैं ऐसी गरीबी की जिंदगी जी रही हूं। मेरी 7 बेटियां हैं, पर कुंवारी है। वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती है। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक समय मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी गर्भवती है, तुम्हारी बेटी पेट से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की शादी भी नहीं हुई, तो यह सब कैसे हो गई? मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ, किसके साथ तुमने यह मुंह काला किया है और यह बच्चा किसका है? जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी
और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि माँ जी, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। मेरी प्यारी माँ, मुझ पर यकीन करो। मैंने कभी किसी के साथ बात कर रही नहीं कि मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। मेरी माँ जी, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि महाराज, मैंने इस बीज को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत राजा को वह घटना सुनाते हुए रोने लगी कि महाराज, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूर के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी यह भी पेट से है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने ने लगी कि मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि भगवान मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी गर्भवती गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह भी पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस दुखी मां का यह वाक्य सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा घटना सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर राजा के पांव पकड़ लेती है कि महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गलत हरकत कौन कर रहा है। महाराज, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे जरा पता नहीं चला कि वह इंसान कब आता है। हमारे घर उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। महाराज पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, तुम बोल रही हो तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वह लोगों की बदनामी से डर कर रही है, जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है तो मैं जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग आकर बताते हो कि यह क्या हो गया है। और मां जी, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती स्वीकारती करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हो। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है। महाराज बहुत ही नेक दिल आदमी थे। कहने लगे कि मां जी, अब तुम घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी राज्य में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर अत्याचार कर रहा है और मैं चैन की नींद सो जाऊं। मेरे राजा होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब यह परेशानी मेरी है मित्रों। वह बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। महाराज वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी सभी लोगों के परेशानियां सुनने लगे। लेकिन राजा का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। राजा लोगों की समस्या सुनकर जब फ्री होता है, वह अपने कमरे में अपने मंत्री को बुलाता है। मंत्री जब राजा के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है कि वह बूढ़ी औरत ऐसी कौन सी बात बताकर गई है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। राजा कहने लगा कि मेरी राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सजा देंगे। मंत्री परेशान होकर बोला कि महाराज बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर महाराज अपनी मंत्री को सारा घटना बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे व्यक्ति का इतना बढ़ चुका है कि वह इस विधवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने गर्भवती कर दिया है और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी हमला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा।
इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है? इसके बाद महाराज और मंत्री सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद मंत्री कहता है कि महाराज, मेरे मन में एक तरकीब आई है। राजा कहता है कि जल्दी बताओ, कौन सी तरकीब है? मंत्री कहता है कि महाराज, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में यह बात बताऊंगा। तो मंत्री महाराज के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब कहता है जो महाराज को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वह मंत्री एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। मंत्री इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत मंत्री को देखकर कहती है कि मंत्री, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या आ रहे हैं? मंत्री बोला कि जो परेशानी आप महाराज को बताकर आई है, इस बात से महाराज बहुत ही परेशान हैं। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे? मंत्री बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या करना। अंदर आकर मंत्री बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चेहरा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखते रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा यह काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। मित्रों, इसके बाद मंत्री उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बांध देता है और फिर छुपके से घर से बाहर चला जाता है। और मंत्री जाते हुए इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइए, का यह मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और मंत्री 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। मंत्री बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को सभी बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद मंत्री राजा के पास महल में चला जाता है। राजा उसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। राजा मंत्री से कहता है कि मंत्री, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो मंत्री बोला कि जी महाराज, मैंने इस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूं। मंत्री कहने लगा कि महाराज, अब आप भी सो जाइए। राजा कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूं, वह मासूम औरतें हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस दुराचारी मनुष्य को पकड़कर उसको सजा ना दे दूं। मित्रों, जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह आदमी घर की छत पर आकर और छत में से वह घर में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब उस आदमी को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जो बकरी की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई घुस चुका है। और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का, कि इस घर में जो कोई व्यक्ति भी आएगा, बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे। जब व्यक्ति घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से, और बाकी इन बुढ़िया औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है। वह भी चौकन्ने हो जाती है। बकरी की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले व्यक्ति ने घर में सबको जाते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वह 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उसे कोई पहचान न सके। जब सिपाहियों ने उस आदमी के चेहरे से का पर्दा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान गई। बेटियों को लेकर आखिरकार सुबह हो गई। राजा का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर राजा के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थीं। इस वक्त इस आदमी का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वह बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी जाग जाती हैं। महाराज बाकी सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम
महाराज और मंत्री और बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटी वहां पर मौजूद थी। महाराज उस व्यक्ति से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दें कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब यह तुम्हारा मुजरिम पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। महाराज सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी राज्य में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को गर्भवती कर दिया। जब इसके चेहरे से नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूक मारती है और कहती है कि दरिंदे, इंसान तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं, ये तेरी सभी भतीजा है। इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की हैं जो चाचा होता है वह बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजी के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी क्या, बेटी क्या, यह तो क्या कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और राजा गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे चाचा क्या, बाप क्या, उनके बाप इस दुनिया में नहीं थे और चाचा की जिम्मेदारी थी ही कि अपनी भतीजी का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं, यह हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहो। महाराज अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस व्यक्ति के चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है कि राजा, हम 2 भाई थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की शादी हो गई। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुईं, उसके सर पर सभी जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया, और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा और अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजी से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई की मौत गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी बड़ी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात न सुनी। मेरी भतीजा जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थीं। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर दूर करता था कि मेरी खूबसूरत भरती है, ये बाहर जाएंगी, इनकी शादियां होंगी तो मैं खुद ही उनके साथ गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक वैद्य के पास गया और उसे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिससे सूंघने के बाद सभी लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही तब से ही मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से अंदर आ जाता और भाभी और उसकी बेटियों को वह जड़ी बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मुझे संभोग करनी होती थी उसके साथ संभोग कर लेता था और फिर उसको इसी हालत में छोड़ देता था, जैसे उसको पता ही ना चले। उसको वैसे कपड़े पहना देता और फिर मैं घर पास आ जाता। और जब मेरी भतीजा सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं इस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो घर की तरफ था। इसके बाद जब वह व्यक्ति अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो महाराज मंत्री को इशारा करता है। मंत्री अपनी तलवार निकालकर उस व्यक्ति का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका शरीर थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर मृत्यु हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे व्यक्ति को, इस दरिंदे चाचा को सजा मिल जाती है। फिर महाराज बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि मां जी, आप मुझे बता देती
तो आपकी बाकी 3 बेटियों को यह दुख ना झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशियां मैं दिलवाऊंगा जिनकी यह हकदार है। फिर महाराज अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही जो बहुत ही समझदार सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से इन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल और दौलत पैसा भी साथ देता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर राजा का धन्यवाद करती है। महाराज कहता है कि अब आप निश्चिंत हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर इनका रिश्ता करवा दूंगा। मित्रों, यह थी एक इंसाफ पसंद राजा की कहानी और ऐसे दरिंदे चाचा की कहानी। मित्रों, राजा की इंसाफ की कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।